नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। भारत के पास 12 बड़े पोर्ट्स हैं, 200 से अधिक छोटे पोर्ट्स हैं, फिर भी हम ग्लोबल शिपिंग में लीडर क्यों नहीं हैं? क्यों हमारे जहाज सिंगापुर और कोलंबो जाकर अनलोड होते हैं? और क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो भारत को मैरीटाइम सुपर पावर बना सकता है, या फिर हम एक इकोलॉजिकल और कल्चरल रिस्क ले रहे हैं? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें एक डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मॉडर्न टाउनशिप शामिल है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। यह मलक्का स्ट्रेट के पास में स्थित है जो दुनिया की सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक है। ईस्ट एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज इसी रूट से गुजरते हैं और भारत इसी रूट पर अपने फुटप्रिंट्स मजबूत करना चाहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब भारत के पास पहले से इतने पोर्ट्स हैं तो नया पोर्ट क्यों? इसका सीधा उत्तर है डेप्थ। आज भारत के अधिकांश पोर्ट्स की डेप्थ सीमित है, लगभग 10 से 14 मीटर। लेकिन आज की मॉडर्न शिपिंग में अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स चलते हैं जिन्हें 18 से 22 मीटर की डेप्थ चाहिए होती है। यही वजह है कि बड़े जहाज सीधे भारत नहीं आ सकते। हमारा कार्गो पहले कोलंबो या सिंगापुर जाता है और वहां से छोटे जहाज़ों के माध्यम से भारत पहुंचता है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम और फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी। ग्रेट निकोबार में जो पोर्ट प्रपोज किया गया है उसकी डेप्थ लगभग 20 मीटर या उससे अधिक होगी। इसका अर्थ है कि दुनिया की सबसे बड़े कंटेनर शिप्स भी सीधे भारत आ सकेंगे। इंडिया खुद एक ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है और फॉरेन डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत का सिंगापुर मूवमेंट कहा जा रहा है। आज भारत हर वर्ष अपने कार्गो का बड़ा हिस्सा फॉरेन पोर्ट्स के जरिए हैंडल करता है, जिसे अरबों डॉलर का रेवेन्यू बाहर चला जाता है। ग्रेट निकोबार ऑपरेशनल होने के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इंडिया खुद एक ग्लोबल मैरीटाइम हब बन सकता है। यानी जो पैसा अभी दूसरे देशों को जाता था वह भारत में ही रहेगा। अब जियोपॉलिटिक्स समझिए। दुनिया में कुछ चोक पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल गुजरता है, और मलक्का स्ट्रेट जो ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। अगर हॉर्मुज में कोई क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के काफ़ी निकट है। यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का मतलब है ट्रेड रूट्स पर नज़र, इंडियन नेवी की रीच में बढ़ोतरी और इंडिया पैसिफिक में इन्फ्लुएंस। यानी भारत सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक रूट इन्फ्लुएंसर बन सकता है। अब बात चाइना की। चाइना लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। ग्वादर, हम्बनटोटा और डिजिबाउती जैसे पोर्ट्स के जरिए वह इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है मलक्का डायलेमा। उसके लगभग 70 से 80% एनर्जी इंपोर्ट्स इसी रूट से गुजरते हैं। अगर इंडिया ग्रेट निकोबार में मजबूत प्रेजेंस बनाता है तो चाइना के रूट्स वल्नरेबल हो जाएंगे और भारत की सर्विलांस कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसलिए स्वाभाविक है कि चाइना नहीं चाहेगा कि भारत वहां डोमिनेंट बने। यह जरूरी नहीं कि हर विरोध इन्फ्लुएंस्ड हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव्स भी एक टूल होता है, इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। अब एक फैक्चुअल क्लैरिटी। ग्रेट निकोबार आइलैंड का कुल एरिया लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 160 से 170 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रयोग में लिया जाएगा, यानी लगभग 15 से 18% आइलैंड एरिया डेवलपमेंट के लिए जाएगा, जबकि बाकी आइलैंड लार्जली अनटच्ड रहेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसा परसेप्शन बनता है कि पूरा आइलैंड बदल दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ा कंसर्न इन्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 से 10 लाख पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। यह छोटा नंबर नहीं है। इससे बायोडाइवर्सिटी, रेयर स्पीसीज और कोस्टल इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स लागू किए जाएंगे और डेवलपमेंट फेज्ड मैनर में होगा। लेकिन सच यह है कि ट्री कटिंग एक रियल कॉस्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह प्रोजेक्ट भारत के डेवलपमेंट मॉडल की भी परीक्षा है। क्या हम ग्रोथ और नेचर के बीच संतुलन बना सकते हैं? और अब सबसे सेंसिटिव मुद्दा, ट्राइब्स। ग्रेट निकोबार में मुख्य रूप से 2 इंडिजिनस ट्राइब्स निकोबारीज और शोम्पेन रहते हैं। पूरे आइलैंड पर इनकी कुल पॉपुलेशन लगभग 1500 से 2000 के बीच मानी जाती है। शोम्पेन ट्राइब बेहद आइसोलेटेड है, जबकि निकोबारीज कंपैरेटिवली सेटल्ड। रिस्क क्या है? कल्चरल डिसरप्शन, बाहरी एक्सपोजर और डिजीज वल्नरेबिलिटी। प्रोटेक्शन क्या है? ट्राइबल रिजर्व्स लीगली प्रोटेक्टेड हैं,
रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन्स हैं और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन ऑनेस्ट रियलिटी यह है कि पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। अगर प्रोटेक्शन फेल हुआ तो नुकसान काफ़ी होगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि यह है कि हम इसे रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ दो नैरेटिव्स चलते हैं, एक डेवलपमेंट का और दूसरा रिस्क का। ग्रेट निकोबार इन दोनों के बीच खड़ा है। अगर यह सफल हुआ तो इंडिया मैरीटाइम पावर बन सकता है, बिलियंस की सेविंग कर सकता है और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल कर सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से हैंडल हुआ तो इकोलॉजिकल डैमेज, ट्राइबल लॉस और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, जो अभी से चालू है। हो सकता है कि एक नैरेटिव हो और जैसा हमने कहा कि चाइना नहीं चाहता है कि ऐसा हो, उसके माध्यम से, उसके एजेंटों के माध्यम से वो इस तरह की चीज़ें करवा रहा हो। अंत में प्रश्न यही है कि क्या भारत ग्लोबल ट्रेड का फॉलोवर रहेगा या इन्फ्लुएंसर बनेगा? क्या हम डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बना सकते हैं? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आने वाले 100 वर्षों तक भारत की दिशा तय कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का फ्यूचर है या एक रिस्की एक्सपेरिमेंट? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।